Welcome to Yogi Ram Podcast. Today we are thrilled to have Naresh Desai ji joining us from Gujarat. Naresh ji is the founder of My Dream Money, a firm dedicated to providing financial education and investment service. With over 21 years of experience in the banking sector and a strong presence in the financial education field since 2009, he has conducted more than 300 financial awareness seminars, impacting countless individuals and families. Naresh ji proudly identifies as an financial advocate, educator, and therapist, focusing on solving financial puzzles and alleviating money-related stress from the clients. He currently serves over 700 families as a mutual fund distributor, guiding them towards financial stability and growth. His mission is to empower more than 10 lakh people to achieve financial freedom. Join us as we explore his insights on investment, philosophy, risk management, and importance of financial planning. Very warm welcome, नरेश सर, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया. थैंक यू for inviting me. Sir, starting a podcast with the first question, please share the journey. Please tell about yourself, how you got interested into financial education field. वो सर यात्रा कैसी रही, क्या क्या पढ़ा हुआ है, and over these years, सर क्या क्या improvement, क्या क्या additions होते रहे. Normally मेरा after studying my post graduation, I have studied a post graduation in financial advising. उसके बाद 1989 में मेरे को एक बैंक में जॉब मिला, लोकल कोऑपरेटिव बैंक. उसमें मेरे को जॉब मिला और मैं उसमें चला गया. मैं बेसिकली साइंस ग्रेजुएट हूँ. उसके बाद मैंने फाइनेंशियल एडवाइजिंग किया था, तो उसमें जॉब मिला तो फिर वो कॉमर्स सेक्टर में आ गया. वहां पे 12 साल काम किया करीब. उसके बाद एक प्राइवेट सेक्टर बैंक आई वलसाड़ में, जैसे हमने जहाँ पे रहता हूँ वो शहर में, उसमें जॉब मिला. उसके बाद आईसीआईसीआई में जॉब मिला. ऐसे करके मेरी फाइनेंशियल जर्नी बढ़ती गई. धीरे धीरे करके लोगों से कांटेक्ट होता गया. इस तरह 2009 के बाद मैंने खुद अपना वेंचर शुरू किया फाइनेंशियल एडवाइजिंग का. वहां तब से अभी तक चल रहा है. जब भी म्यूचुअल फंड्स फाइनेंशियल्स की बात आती है तो बहुत बार क्रेडिबिलिटी देखी जाती है. सो टॉकिंग अबाउट द क्रेडिबिलिटी, सर क्या क्या इसमें जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल करने के लिए, बताने के लिए, गाइडेंस के लिए, एंड क्या क्या आपके पास वो सारे क्वालिफिकेशंस हैं और कैसे आप उनको और उस तरीके से एक्नॉलेजमेंट जो है आपके पास उनसे आप हेल्प कर पाते हैं. सर इसके बारे में भी प्लीज बताइए. नॉर्मली अगर आपको इंडिया में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल करना है, जैसे म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, तो हर एक के लिए एक अलग अलग एग्जाम होती है. गवर्नमेंट की एक बॉडी है. जैसे म्यूचुअल फंड के लिए सेबी है, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है, पेंशन के लिए पीएफआरडी है. तो अलग अलग एग्जाम होती है हर एक के लिए. तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मेरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस करके है, उसमें से पोस्ट ग्रेजुएट फाइनेंशियल एडवाइजिंग किया था मैंने. वो थोड़ा मेरे को एक एडिशनल क्वालिफिकेशन मिल गया और उसमें सीखने को भी काफी मिला. तो उसके बाद तो आपका नॉलेज और वही स्किल ही काम आती है. लोगों से बात करते करते पता चलता है कि लोगों को भी पता चलता है आप में कितना नॉलेज है, कितना वैल्यू ऐड कर सकते हो आप उनको. ठीक सर. सर आपको लोग फाइनेंशियल एडवोकेट, एजुकेटर, थेरेपिस्ट इन नाम से भी जानते हैं. सर इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए. नॉर्मली मैं ये टर्म्स मैंने एक्चुअली कॉइन किए हैं कि मैं खुद के फाइनेंशियल एडवोकेट भी. आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, बहुत कम सुना होगा शायद ये वर्ड. नॉर्मली में फाइनेंस एडवोकेट, नॉर्मल जो एडवोकेट है, लीगल एडवोकेट क्या करते हैं आप देखो तो वो लोगों का जो केसेस है, लीगल केसेस है, उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. वैसे मैं फाइनेंशियल केसेस को सॉल्व करने में हेल्प करता हूँ. दैट्स व्हाई आई कॉल माय सेल्फ एज अ फाइनेंशियल एडवोकेट. फाइनेंशियल एजुकेटर, लोगों को मैं अवेयर करता हूँ कि कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, पहले कहाँ पे करना चाहिए कि बजाय कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो मैं पहले बताता हूँ कि यहाँ पे नहीं करना चाहिए, उसकी जगह कहीं पे भी आप लगा दो, आपका पैसा सेफ. इसलिए मैं फाइनेंशियल एजुकेटिंग करता हूँ. फाइनेंशियल थेरापिस्ट, तो अपना फिजियोथेरापिस्ट है, वो क्या करता है काम, आपका पेन रिलीव करता है. आपका बॉडी का जो पेन होता है, मसल्स का पेन होता है, वो रिलीव करता है. तो मैं फाइनेंशियल पेन को रिलीव करने का काम करता हूँ, इसलिए मैं फाइनेंशियल थेरापिस्ट. ग्रेट सर. सर जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, सो बहुत बार एक कॉमन क्वेश्चन आता है, एंड यस समटाइम इट इज टफ. सो व्हाट इज योर फाइनेंशियल फिलोसॉफी और इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के बारे में सर प्लीज बताइए. इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपकी क्या फिलोसॉफी है? नॉर्मली कोई भी जब इन्वेस्टर या कोई भी आदमी मेरे पास आता है कि मेरा ये इश्यू है,
तो पहले मैं उनसे बात करता हूँ 15-20 मिनट, तो पहले क्वेश्चन आंसर में जाती है कि आप ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके, पर्पस क्या है आपका, गोल क्या है, कितने साल तक आप इन्वेस्ट करना चाहोगे ये पैसा, आपको ये पैसा अर्लीस्ट कब चाहिए हो, वो पहले पूछता हूँ। उसके बाद उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है पैसा, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा होता है, तो उसमें भी अलग अलग तरह के हैं। वॉलेटिलिटी, जिसमें मैं रिस्क की जगह में वॉलेटिलिटी वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। वॉलेटिलिटी मींस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। जैसे अपना खुद का ईसीजी कार्डियोग्राम देखिए कैसे होता है, ईसीजी कार्डियोग्राम, ये अप डाउन, स्ट्रेट लाइन है तो मींस डेड, अप डाउन है तो मतलब जिंदा है आदमी। तो वैसे नॉर्मली अप डाउन वॉलेटिलिटी होता है मार्केट में। तो वो कितना वॉलेटिलिटी एब्सॉर्ब कर सकता है वो सामने वाला इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो मैं पहले एसेस करता हूँ, उसको बैठा के बात करके। उसके बाद सुटेबल जो इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, सुटेबल स्कीम है, उसमें मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये 2-3 स्कीम में आप डालिए, आपके लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका गोल ये है, आपका टाइम पीरियड ये है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ये है। उसके बाद आप यहीं पे इन्वेस्ट कीजिए। हमारे फील्ड में एक डिस्क्लेमर होता है, वो डिस्क्लेमर में पहले बोल देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज प्योरली मेड फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन पर्पज ओनली, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल एजुकेशन पर्पज ओनली। इन म्यूचुअल फंड पास्ट रिटर्न्स आर नॉट गारंटेड, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इन म्यूचुअल फंड वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज देयर एंड विल बी देयर, प्लीज रिमेंबर। ग्रेट सर। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किन किन टाइप के क्लाइंट्स को आप अभी सर्व कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ कैटेगराइजेशन भी है? एंड बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन वी टॉक टू एनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जब मैं बात करूं, सो यस दे डू चार्ज, तो फिर क्या चार्जिंग कैसा रहता है, क्या इसके बारे में भी सर थोड़ा सा प्लीज बताइए। नॉर्मली मेरा ऐसा है कि क्लाइंट्स जो बेस हैं वो नॉर्मली मेरे रिटेल क्लाइंट्स ज्यादा, रिटेल क्लाइंट्स मेजर मेजर और रिटेल क्लाइंट्स जो से अर्निंग पीपल है, सैलरीड पीपल है, स्मॉल बिजनेसमैन है। मेरे पास सीईओ भी है, मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ भी है इन्वेस्टर्स मेरे। फिर अपने नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन भी है कुछ मेरे पास। वैसे अलग अलग वेरियस फील्ड्स के हैं, मेजर मतलब अर्निंग पीपल है। नॉर्मली मैं एचएनआई क्रिएट करता हूँ, नॉर्मली हेल्प करता हूँ लोगों की आप बड़े बनो, स्मॉल से बड़े कैसे बनो, छोटे से बड़े कैसे बनो, उसका मैं बताता हूँ। तो मेरे पास सब तरह के क्लाइंट्स आते हैं नॉर्मली, जो क्लाइंट बनना चाहते हैं। मेरे पास एकदम छोटे 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 क्लाइंट्स भी हैं जो अर्न करते हैं मंथली 10,000 20,000, वो भी इन्वेस्ट करके अच्छा एक पैसा बना सकते हैं 10-15-20 सालों में। और जहां तक मेरा इनकम का सवाल है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी जिस जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी हमको ब्रोकरेज प्रोवाइड, तो वो वहां से हम अर्न करते हैं वो पैसा। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यस, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं इस ये पूछना चाह रहे होंगे, व्हाट इज योर प्रोसेस फॉर डेवलपिंग फाइनेंशियल प्लान फॉर ए स्पेसिफिक क्लाइंट? नॉर्मली हमारे ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम पूरा होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान नहीं बना सकते एज पर रूल, एज पर द गाइडलाइन ऑफ सेबी। बट म्यूचुअल फंड में हम फाइनेंशियल प्लान कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में कहाँ कहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए वो एक अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। जैसे आपको 10 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना है, तो हम बता सकते हैं कि 2 लाख रुपया इधर लगाओ, 3 लाख रुपया इधर लगाओ, 1 लाख रुपया इधर लगाओ, इधर लगाओ। वैसे करके हम उसको बता सकते हैं। और बाकी का जो भी है दूसरा, जो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है, वो हम उनको गाइड करते हैं, भैया ये इंश्योरेंस करना है तो इधर आपको इन्वेस्ट करना है, इधर जाओ। मैं म्यूचुअल फंड के बारे में गाइड करता हूँ। सर, टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपको आपकी जो इतनी जर्नी है इसमें बहुत सारे फीडबैक्स, बहुत सारे रिव्यूज आपको आए होंगे, बहुत सारे सजेशंस आपको आएंगे। सो क्या क्या वो मेमोरेबल मोमेंट्स थे, क्या क्या वो फीडबैक्स थे, एंड कैसे आप उनको रिव्यू करते हैं? बहुत बार आपको भी सजेशन देते हैं लोग बिकॉज ऑफ यस सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो हाउ डू यू इनकाउंटर देम, हाउ डू यू आंसर देम, एंड हाउ अल्टीमेटली यू इनकॉर्पोरेट अ गुड फीडबैक एंड दैट वो जो फीडबैक्स हो गए, वो जो रिव्यूज हो गए अलग अलग क्लाइंट्स के, वो आप फिर वो कितना अच्छे तरीके से आप और उनको गाइड कर पाते हैं? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए डिटेल में। नॉर्मली अभी कुछ महीने पहले मेरे एक सेमिनार में एक मैंने बोला ना, एक लेडी का एक क्वेश्चन था मेरे पास कि वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। बोले कि मैं आपके साथ इन्वेस्ट किया है कि मेरा पैसा तो कुछ बढ़ नहीं रहा है। उसका पैसा हालांकि 6-8 महीने पहले इन्वेस्ट किया हमने, तो नेचुरली मार्केट डाउन है तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मेरा भी नहीं बढ़ रहा है, सभी का। तो वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। बोला मेरी एक सहेली है, उसने तो बोला 10 लाख रुपया लगाया था, उसका भी बोला 8 लाख रुपया हो गया था, और फिर 12 लाख तुरंत हो गए, 8 लाख से 12 लाख 8 दिन में, 7 दिन में। बोला ऐसा नहीं हो सकता, उसने कहीं और पे इन्वेस्ट किया होगा, जो हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उधर नहीं किया। मैं बोला उनको बोलो कि आप मेरे को एक स्टेटमेंट दिखाएं जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लाके मेरे को दिखाए,
तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं भी देख सकता हूँ कि भैया किस में इन्वेस्ट किया। तो बोले ठीक है, मैं लाके दूंगा आपको। बोला दूंगी। बोला ठीक है। मैं बोला कोई बात नहीं। उसके बाद 2 दिन के बाद उनका ही वापस फोन आया कि नहीं। बोला वो सॉरी, हाँ। बोला वो तो मेरी सहेली का, मैंने मैंने पूछा डिटेल में, तो उसने फिर बताया कि हमने तो वो एक सट्टे में लगाया था, जैसे सट्टा अरे रे रे। अनऑफिशियल सट्टा, उसमें लगाया था। बोला, उसमें तो कुछ भी हो सकता है, 100 का 200 हो सकता है, 100 का 0 हो सकता है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। बोला हाँ। तो बोला मैंने भी उनको बताया, क्या पहले क्यों नहीं बताया आपने? फिर वो फ्रस्ट्रेटेड थी, फिर वो मान गई, कन्विंस हो गई। ठीक है वो चीजें अपनी। Great, 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 great. Sir, next question एक आता है और yes, it is also an important one. What is your approach to risk management and diversification? मेजोरिटी लोग जो है इन्वेस्टर्स है, वो रिटर्न के पीछे भागते हैं कि मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, एवरेज गाड़ी कितना देगी, ये गाड़ी कितना देगी माइलेज, इसमें रिटर्न कितना मिलेगा, बस वही बात करते हैं। दूसरा उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बात ही नहीं करते वो लोग। तो मैं नॉर्मली क्वेश्चन पूछता हूँ सामने से, मैं तो पहले इन्वेस्टर कि भैया आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। आपने ये 1 लाख रुपया लगाया, आपका 1 लाख रुपया कितना कम होगा तब तक आप बेयर कर सकते हो। फिर आपको धड़कने नहीं बढ़नी चाहिए हार्ट की, भैया मेरा तो हो गया। कभी कभी मार्केट में देखोगे, ये इंडियन इक्विटी मार्केट में तो 60-65% तक भी फॉल आया है। वो शॉर्ट टर्म रहा है, 6 महीना रहा, 9 महीना रहा, उसके बाद तुरंत वापिस चालू हो गया। और होता ही है, करेक्शन और टेम्पररी, ग्रोथ इज ऑलवेज परमानेंट। करेक्शन तो आएगा आएगा, वो रहेगा, लेकिन वो पीरियड आपको पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टेड रहना। काफी लोगों को रिस्क के बारे में मालूम ही नहीं है कि नहीं, मेरे कलीग को तो इतना रिटर्न मिला, मेरे को इतना मिला। मैं बोला मेरे घर में भी मेरा और मेरी बीबी का रिटर्न अलग अलग है। मेरा और मेरी बीबी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है। मैं हाई रिस्क टेकर हूँ, ठीक है, मेरी बीबी नहीं है। मेरी बीबी मेरे को क्वेश्चन पूछेगी, मैं अगर उस पर डालूंगा तो पैसा कि मेरा पैसा कम क्यों हो गया, तो उनको शांति से सोचने देगा। ठीक है, इसलिए हर एक आदमी का इंडिविजुअल अप्रोच रहता है। बात करके उसके बाद उसकी रिस्क की कैपेसिटी कितनी है, कितनी वॉलेटिलिटी वो झेल सकते हैं, उसके हिसाब से वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्सिफिकेशन होता है। और म्यूचुअल फंड में बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल है। लार्ज कैप फंड में डाल सकते हो, मिड कैप में डाल सकते हो, स्मॉल कैप में डाल सकते हो, थीमेटिक में डाल सकते हो, हाइब्रिड में डाल सकते हो, डेट फंड में डाल सकते हो। बहुत सारे फंड कैटेगराइजेशन है उसके अंदर, बहुत सारे। आपको क्या चाहिए उसके ऊपर है अवेलेबल। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो हम अकेले पापड़ अचार नहीं खाते, रोटी सब्जी दाल चावल पापड़ अचार। पापड़ अचार का क्वांटिटी कितना होता है उसमें, कम। आप पूरा अचार तो नहीं खाते, हाफ पोर्शन अचार नहीं खाते, आप हाफ पोर्शन पापड़ नहीं खाते। वैसा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का, आपको ये पोर्शन थोड़ा लार्ज कैप जैसे ऐसे हाइब्रिड फंड, उसमें बड़ा रखना चाहिए पोर्शन। बाकी स्मॉल कैप वगैरह है वो अचार जैसा है, आइसिंग ऑन द केक जैसा है। उसमें आपको रिटर्न थोड़ा अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आइसिंग ऑन द केक 10-20% रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना। Great, sir. Great, sir. Sir, इसी से कनेक्ट एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा. How do you stay updated with the changes in financial market and regulation, and how you help your client कि वो भी अपडेटेड रहे? नॉर्मली ये अपडेटेड के बारे में ऐसा है कि हमारा सेमिनार्स होता रहता है अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे। हमारे अलग अलग सेमिनार्स, क्या क्या नया ये आया है, नया रूल्स आया है, क्या है, उसके बारे में काफी सारा सेमिनार्स रहता है। तो हम सेमिनार अटेंड करते हैं। बॉम्बे में होता है, कभी दिल्ली में होता है, कभी चेन्नई में होता है, हैदराबाद में होता है, हर जगह पे होता है। अलग अलग जगह पे जाके हम अपडेटेड रहते हैं। फिर दूसरे हमारे एक ग्रुप भी है जो एडवाइजर्स का, जो उसमें पूरे इंडिया के एडवाइजर्स जुड़े हुए हैं। तो उसमें भी हम कनेक्टेड हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ आता रहता है नया नया। तो वैसे अपडेट करके मैंने तो मेरा एक इन्वेस्टर्स का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है जो व्हाट्सएप पे, तो उसमें हम उनको ईमेल पे, व्हाट्सएप पे हम उनको अपडेट करते हैं कि ये नया चेंजेस आया है, ये इफेक्ट ये है आपका। ऐसा करके हम अपडेटेड इन्वेस्टर को भी बताते हैं, जो इन्वेस्टर को लागू होता है वो चीज। सर, मैं दूसरा सवाल लेना चाहूंगा. एंड यस, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है पोर्टफोलियो, जो इन्वेस्टर हैं वो अपने पोर्टफोलियो लेके आते हैं, वो अपने जो है डिटेल्स लेके आते हैं, दे वांट अ गुड रिटर्न, दे वांट टू चेंज. सो वो कितना इजीली चेंज कर सकते हैं, उसके जो आप जब उनको जो गाइडेंस देते हैं, सर इसके बारे में बताइए. और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपने भी अभी एग्जांपल दिया कि यस, पीपल शुरुआत में दे जस्ट फोकस ऑन कितना रिटर्न मिल जाएगा मेरे को, कितने जल्दी मिल जाएगा. सो हाउ डू यू एड्रेस देम, हाउ डू यू हेल्प देम, हाउ डू यू गाइड देम कि वो जो एक चेंज है इन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन या गोल, वो कितनी जल्दी अचीव हो सकता है, और आप उसमें क्या क्या गाइडलाइंस या क्या क्या कैसे कैसे उनको
इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये उसमें ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट जब आता है इन्वेस्ट करने के लिए तो उसका गोल एक होता है। कोई भी चीज का इन्वेस्ट करोगे तो आप विदाउट पर्पस इन्वेस्ट नहीं करोगे। मैं बोलता हूँ इन्वेस्टिंग विदाउट एनी पर्पस इज लाइक जस्ट लाइक अ ट्रैवलर ट्रैवलिंग विदाउट एनी डेस्टिनेशन। वो ट्रैवलर घूमता रहेगा, उसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। तो जैसे यहाँ से हमको दिल्ली जाना है तो हम फ्लाइट में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, तो वहां जाके क्या बोलेंगे, को कहाँ जाना है, दिल्ली जाना, तो दिल्ली हमारा डेस्टिनेशन। वैसे ही इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को ये पैसा इतने सालों के बाद चाहिए, ये पर्पस के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा है। नॉर्मली काफी जब लोग बताते नहीं है या बताते हैं तो वो गलत होता है, उसको गलत बताते हैं। 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट बोला है, 10 साल के लिए, उसके बाद 6 महीने के बाद आते हैं कि मेरे को तो पैसा चाहिए, अब ये इमरजेंसी आ गई है। तो वो इमरजेंसी पूरा असेसमेंट पहले से हो जाना चाहिए मुझे। भाई आपको इमरजेंसी में जो लगेगा वो 3 मंथ 6 मंथ्स का वो आपको ऐसा सेविंग में डालो या डेट फंड में डाल के रखो, बाकी का आप इक्विटी में डालो जो आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है। तो वो अकॉर्डिंगली तो हम वैसे गाइड करते हैं लोगों को कि भैया आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप 6 महीने में क्यों आए। अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो उनको क्वेश्चन करते हैं, इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी वगैरह है वो ठीक है, वो विड्रॉ तो हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं। लेकिन हम पूछते हैं कि आपका गोल तो ये था, आप अर्ली क्यों आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जब मैं सभी इन्वेस्टर को बताना चाहूंगा कि जब जो आपका गोल है वहां तक आप टिके रहो, आपका पैसा बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन मिलेगा आपको। और मिला है, मेरे पास तो रिकॉर्ड है सब, मतलब कौन से किसकी में कितना मिला, कब डाला, कितना कम हुआ था, उसके बाद कितना बड़ा इन्वेस्टेड रहे तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें कितना पैसा वाला सब मेरे पास अवेलेबल है, उसका डेटा भी मैं बताता हूँ लोगों को। मेरे पास जो आता है उनको मैं दिखाता भी, ये देखो इन्होंने ये 10 लाख रुपया डाला था, 10 लाख का 7 लाख हो गया था, उसके बाद 8 लाख हुआ, उसके बाद वापिस 7.5 लाख हुआ, उसके बाद 9.5 हुआ, उसके बाद 8 लाख हुआ, उसके बाद अभी देखो हो गया वैल्यू 14 लाख। तो ये जर्नी आपको ये पार करनी पड़ेगी पास वॉलेटिलिटी। सर अभी भी देखा जाता है या बहुत बार अभी जैसे स्कैम्स की जब मैं बात करूं, फ्रॉड की जब बात करूं, तो यस पीपल आर स्टिल अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो सर व्हाई डू यू थिंक कॉमन पीपल आर स्टिल अफ्रेड, और सर इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये मैं बोलूं। ये उसके लिए इसका एक ही सोल्यूशन है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। आपको फाइनेंशियल अवेयर होना पड़ेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी। वो इंडिया में कहीं भी स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंशियल अवेयरनेस सिखाया नहीं जाता, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो वो आदमी जब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर मार्केट में आता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है, फिर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाता है, इधर इन्वेस्ट करो ना, फैमिली में कोई बोलता है इधर इन्वेस्ट करो ना, मेरे को तो इतना अच्छा रिटर्न मिला, आपको भी मिल जाएगा। तो वहीं पे उसको यही नहीं मालूम होता कि मेरा पर्पस क्या है। तो जब तक आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होंगे, मेरा फोकस यहीं पे रहता है। जब भी मैं सेमिनार करता हूँ कॉलेजेस पे, स्कूल्स पे, या 5 लोगों को भी मैं समझाता हूँ, पकड़े हो या आप समझो ये चीज, करो वो अलग बात है, आप समझो ये कहाँ पे आपको करना चाहिए, ये आपका ये। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत बड़ी जरूरत है इंडिया में। और अभी थोड़ी अवेयरनेस आई है, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। डेली न्यूज़पेपर में आपको दिखेगा या मीडिया में, सोशल मीडिया में कहीं पे कि इतना पैसा फ्रॉड में गया, और बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, और बड़े बड़े लोग फंसते हैं, फिल्म स्टार फंसते हैं, सेलिब्रिटी फंसते हैं, शेफ के बहुत बड़े बड़े लोग मैंने देखे, कुछ क्रिकेटर्स भी फंसे हैं। तो ऐसी पोंजी स्कीम्स में, जिसको पोंजी स्कीम्स बोलते हैं, क्विक रिच मनी, मतलब क्विक उसको चाहिए पैसा। इसमें क्विक पैसा कहीं भी नहीं होता है। क्विक पैसा होता तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है दुनिया, इंडिया के और वर्ल्ड के, तो बिजनेस क्यों करते, ये उसमें ही नहीं चले जाते। उनके पास तो काफी अच्छा दिमाग है, वो सोचना है। तो जल्दी क्विक मनी कहीं पे नहीं, तो पैसा हमेशा स्लो ही आता है। वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट है, वॉरेन बफेट का, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, इन्वेस्टर है। नोबडी वांट्स टू बिकम वेल्दी स्लोली। वेल्थ इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड बोरिंग प्रोसेस। आपको पैसे वाला बनना है, बहुत बोरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत स्लो प्रोसेस है। नोबडी वांट्स टू बिकम रिच स्लोली, एवरीबडी वांट्स क्विक मनी। दैट्स व्हाई वेरी फ्यू पर्सन हैविंग enough money in the world. Sir, moving to the next question and a personal one, what type of client do you want to work with in the future? Sir, क्या उसमें लिटरेसी की बात करूं, क्या लेवल की बात करूं, या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूं, सर इसके बारे में सर प्लीज बताइए। नॉर्मली मैं तो जो भी इनकम अर्निंग पीपल है और जो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट क्यों करोगे, अगर मैं आपको पूछता हूँ क्वेश्चन, आप अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करोगे। आप 1 लाख रुपया कमाते हो महीने का, आपका खर्चा है 25,000 30,000, बाकी का 70,000 बचा, तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे, वो मेरे को बताओ। आप खर्च क्यों नहीं करोगे, खर्च कर दो ना, इन्वेस्ट क्यों करोगे। कुछ तो पर्पस होगा आपका फ्यूचर के लिए, बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए,
नया घर लेने के लिए, बड़ी गाड़ी लेने के लिए, घूमने के लिए, कुछ तो रिटायरमेंट में पैसा चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए जो इनकम अर्निंग पीपल है, फ्रॉम द फर्स्ट सैलरी आपको रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए। इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही अभी कम लोगों के पास है। 5 से 7% लोग ही जो रिटायरमेंट रेडी है, कि जिनको रिटायरमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी लोगों को रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहिए वो भी अभी तक मालूम नहीं है, कि मेरे को रिटायरमेंट में कितना पैसा लगेगा। मैं पूछता हूँ उनको, अभी आपका एक्सपेंस कितना है, तो बोले 50,000 मंथली। 50,000 मंथली है, तो ये इन्फ्लेशन इतना परसेंटेज है, इन्फ्लेशन यही इन्फ्लेशन रहा तो आपका इतना पैसा आपको हर महीने रिटायरमेंट के बाद लगेगा। उसके लिए आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, तब आप उसमें से निकाल सकोगे हर महीने पैसा। वो आपके कैलकुलेशन है आपके पास, तो वो थोड़ा सोचने में पड़ जाते हैं कुछ लोग, नहीं है ऐसा तो सोचा ही नहीं। उन्हें ऐसे सोचना चाहिए, इतना पैसा मेरे को चाहिए, इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि आपको मानो 5 करोड़ रुपए की जरूरत है रिटायरमेंट में, आपकी उम्र है अभी 35 साल, तो अभी आपके पास 25 साल है, तो आप 25 साल कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास 5 करोड़ रुपए आ जाएगा। इसलिए इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन आपको वो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन रहोगे, उसका पैसा बनेगा और उसका रिटायरमेंट भी बहुत अच्छे से गुजरेगा, और उसके जो लीगल एयर्स है उसको भी काफी अच्छा सारा पैसा मिलेगा। Sir, moving to next question, and yes, yet common and important also. How do you handle market downturns or economic uncertainty? नॉर्मली जब मार्केट गिरता है तब लोग थोड़े पैनिक हो जाते हैं कि अभी मेरा पैसा इतना डाउन हो गया। कुछ लोगों को तो ऐसा है कि मानो 10 लाख इन्वेस्ट किया, उसका 15 लाख बन गया, 15 में से अगर 14 लाख भी हो गया तो बोल यार मेरे को 1 लाख लॉस हो गया। अभी उसका प्रॉफिट नहीं है, उसका प्रॉफिट में लॉस है, ठीक है, वो वॉलेटिलिटी की वजह से। और वो मार्केट, इंडियन मार्केट्स जो है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, जो हम लोग डेवलप मार्केट नहीं हुए हैं यूएस यूके जैसे। हम डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, इमर्जिंग इकोनॉमी आएगी और वॉलेटिलिटी में ही पैसा बनता है। मैम, आई कंसीडर वॉलेटिलिटी एज माय बेस्ट फ्रेंड। वॉलेटिलिटी में बहुत बड़ा पैसा वॉलेटिलिटी में ही हमेशा बनता है। मार्केट जब वन टाइप मूवमेंट होता है, अपसाइड मूवमेंट, उसमें कभी पैसा नहीं बनेगा। वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट करोगे या आपका पैसा इन्वेस्ट किया है और वॉलेटिलिटी के दरमियान आप इन्वेस्टेड रहोगे तो आपका बहुत बड़ा पैसा बनेगा। एसआईपी वालों के लिए, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, उसके लिए एसआईपी वरदान है, मतलब भगवान का दिया हुआ। आपको मानो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपका 10,000 का महीने का एसआईपी, आपको 100 यूनिट मिलते हैं मानो, एग्जाम्पल। तो अगर अच्छे मार्केट है तभी, अगर मानो मार्केट डाउन 20% गिर गया तो आपको 120 यूनिट मिलेगी वो टाइम पे, 10,000 ही रुपये में। तो वैसा हो गया कि सेल है, डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं आप। डिस्काउंट, जैसे हम बाजार में जाते हैं कपड़े के शोरूम में या शूज के शोरूम में, डिस्काउंट लिखा होता है, 35% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है, डिस्काउंट में भी कभी कभी अवेलेबल होता है इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट में उसका बेनिफिट ले लेना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग अभी भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ले पाते हैं डिस्काउंट में इन्वेस्टमेंट। मैं उसको डिस्काउंटेड बोलता हूँ कि डिस्काउंट में इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, भगवान का दिया हुआ वरदान है, ले लो। ऐसा मौका बहुत कम आता है, मार्केट आता जरूर है। मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, इंडियन मार्केट वॉलेटाइल था पिछले, अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी, आपका गोल डिसाइड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, इतना मैं एश्योरेंस दे सकता हूं। Sir, moving to the another question, and yes, a personal one. What is your asset allocation strategy? सर, आप कैसे करते हैं, इसके बारे में सर प्लीज बताइए। ये एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी ऐसा है कि हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता है। आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है, चौथे पर्सन के लिए अलग है। अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग होता है। एक वन सोल्यूशन डजंट फिट ऑल। जैसे डॉक्टर के मैं एग्जांपल एक देता हूँ। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं मेरे को ये बुखार है, ठीक है, आपको एक पीली गोली ला के लेगा, एक लाल गोली दे देगा, सफेद गोली देगा। दूसरा आदमी आएगा, बोला मेरे को सर में दर्द है, तो उसको वो पीली गोली नहीं देगा, उसको दूसरा देगा, दूसरा सिरप देगा, दूसरी दवाई देगा, दूसरा इंजेक्शन देगा। तो वो सभी के लिए एक दवाई नहीं देता है, वो पहले डायग्नोज करता है आपको प्रॉब्लम क्या है, आपका इश्यू क्या है, उसके हिसाब से वो दवाई सोल्यूशन देता है। तो हम भी ऐसा करते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए, आपका ये क्या है गोल, पर्पस क्या है, उसके हिसाब से हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हर एक के लिए अलग अलग होता है, वन सोल्यूशन डजंट फिट ऑल। Moving to the next question, and yes, it is also important. What kind of tax planning services do you provide? सर, इसके बारे में डिटेल में सर बताइए। नाउ इंडियन टैक्स प्लानिंग में ऐसा है कि नॉर्मली 1.5 लाख तक का आपको टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एक साल में, अगर इनकम टैक्स में बेनिफिट लेना है तो 1 लाख 1.50 लाख 1.5 लाख तक एटीसी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसमें म्यूचुअल फंड्स में ELSS करके स्कीम्स आती है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो एटीसी के तहत टैक्स का सेविंग प्रोवाइड करती है। उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है उसके अंदर।
तो उसमें इन्वेस्ट करो और 1.5 लाख का प्रॉफिट लो। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई इनकम टैक्स रिटर्न की जो स्कीम आई है, उसमें 2 टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में आपकी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई है, तो नॉर्मली मेजोरिटी लोग अभी न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही बढ़, धीरे धीरे ये टैक्स सेविंग वाला मामला ही खत्म हो जाएगा। लोग अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अभी तक लोग टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करते थे, एक्चुअली मैं फ्रैंकली बता दूं, अब लोग अपने फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे। क्या ठीक है? अब तो कंपलसरी करना था, अब तक तो 1.5 लाख करना ही था, वो 1.5 लाख करते थे, अभी थोड़ा कम होके वो रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ जाएगा, वो अच्छी। सर इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और रिटायरमेंट के जैसे आपने बात करी, सो डू यू ऑफर रिटायरमेंट प्लानिंग एंड कैसे आप उनको अप्रोच करते हैं? अलग अलग एज ग्रुप हो गया, अलग अलग सर्विस ग्रुप हो गया, सर इसके बारे में भी प्लीज सर डिटेल में सर बताइए। हाँ, उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसा है कि जो आदमी मानो 30 साल का एक आदमी है, पर्सन है, वो उसकी जॉब अभी अभी लगी है, उसको पैसा आ रहा है, उसको मैं पहले से बोलता हूँ आप उसमें से 10% पैसा जो बच रहा है, उसका 10% पैसा आप अभी से रिटायरमेंट के लिए लगाना। उसका गोल सिर्फ रिटायरमेंट ही होना चाहिए, उसको तब तक नहीं छूना है जब तक आपका रिटायरमेंट ना हो, तब तक आप मत छुओ। फिर दूसरे आते हैं जो मिड एज के, जो रिटायरमेंट के नजदीक है, फिर उनको पता चलता है कि अब तो मैंने तो रिटायरमेंट के लिए तो किया ही नहीं, वो तो पीएफ के भरोसे बैठा था या उसके भरोसे। और अभी आजकल तो गवर्नमेंट पेंशन के भी बंद कर रही है धीरे धीरे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी नहीं मिलेगा अभी आगे जाके, तो वो भी तो सभी को अपना रिटायरमेंट प्लानिंग खुद ही करना पड़ेगा। दूसरे आते हैं जो रिटायर हो गए ऑलरेडी और उनके पास काफी एक सारा कॉर्पस आ गया, 1 करोड़ 2 करोड़, फिर उसको क्या करें, उनको हर महीने पैसा चाहिए नॉर्मल एक्सपेंस के लिए, रूटीन एक्सपेंस के लिए, तो उसको हम उसको प्रोवाइड करते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। एक जगह पे इन्वेस्ट करके एक दो जगह, क्योंकि उसमें से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लो, आपका पैसा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, तो हर महीने इनकम भी आती जाएगी। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत लोगों को एम्फेसिस करता हूँ कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोचो, अभी से सोचो। आपके पास वक्त बहुत कम है, उसके बाद आप रिटायरमेंट के लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए अभी से क्यों सोचना। मैं किसी को बताता हूँ ना, 30 साल 40 साल वाले आदमी को भी तो अभी से क्यों सोचना है, दे रहे हैं ना 20 साल, बोला 20 साल कुछ देर नहीं है। आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा बनाओ, और कितना पैसा चाहिए वो मालूम है, लोगों को मालूम नहीं है बहुत। और उसमें रिटायरमेंट के बाद कौन सी कॉस्ट ज्यादा आती है सर, मैं बता दूं, खाने का तो आपको 1 रोटी चाहिए 2 रोटी चाहिए। मेडिकल कॉस्ट, ह्यूज मेडिकल कॉस्ट विल बी द ह्यूज, और उसके लिए और इंडिया में एक ही चीज के लिए लोन नहीं मिलती है, वो रिटायरमेंट। बाकी सब चीज चाहिए आपको, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, स्कूटर लेना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, सबके लिए लोन मिलेगी। रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलेगी कहीं पे भी, वर्ल्ड में भी, इंडिया में भी नहीं। तो उसके लिए तो आपको खुद ही अपना मैं आपका प्लानिंग करना पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सर। सर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी मेरे ख्याल से बहुत बार लोग इस कारण की वजह से भी थोड़ा सा कतराते हैं इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से, एक पर्टिकुलर एडवाइजर से के पास जाना। सो व्हाट हैपन इफ यू आर नो लॉन्गर अवेलेबल, या आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, या कोई अभी आपसे सर्विस नहीं ले रहा है, पहले ली है। सो व्हाट हैपन इफ यू आर नो लॉन्गर अवेलेबल टू मैनेज द क्लाइंट्स अकाउंट? तो फिर क्या, कैसे, क्या है? क्योंकि ये चीज बहुत बार आती है कि नहीं अब कैसे फिर जाएं सर्विस लें। तो सर इसके बारे में प्लीज सर बताइए। यस यस, अच्छा क्वेश्चन है आपका। नॉर्मली उसमें क्या है कि ऑफिस में स्टाफ होते हैं तो वो नॉर्मली हैंडल करते हैं एब्सेंस में। अभी कोरोना पीरियड में, एक कोरोना पीरियड ले लो, कोरोना में लोग स्ट्रक हो गए थे जहां पे थे। अब मेरे एक दो क्लाइंट यूएस में थे, वहां पे फ्लाइट बंद हो गई तो वहां पे रह गए वो। तो फिर उसके बाद तो जब फ्लाइट चालू होनी है तभी आ गए। तभी उसी दौरान यूएस से उसका फोन आया कि मेरी डॉटर इंडिया में है और उनको पैसे की जरूरत है, लेकिन मेरे को विड्रॉ करना है म्यूचुअल फंड में से, तो मैं कैसे करूं? मैं बोला कोई बात नहीं, ऑनलाइन हो जाएगा, अभी आजकल तो ऑनलाइन एवरीथिंग अवेलेबल है। तो मैं बोला मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, वो आप ओपन करके अप्रूव कर दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, फिर वहां बैठे बैठे आप नेट बैंकिंग से आपके डॉटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। हो गया, 2-3 दिन में उनके डॉटर के अकाउंट में पैसा आ गया और उनको से अबे आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑनलाइन विथड्रॉ भी कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो नाउ नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन। पर्सन डिपेंडेंट आजकल कुछ भी नहीं, उनके ऊपर है कि अभी। हाँ, पर्सन की जरूरत कब पड़ती है? एडवाइस लेने की, मैं ये क्या करूं, मेरे को ये चाहिए, कुछ ऑल्टरनेट है उसका सोल्यूशन, तो मैं उसमें से निकालूं, उसके लिए इन्वेस्ट करना है तभी जरूरत। Moving to the next question, and yes, it is my favorite also. What are your expectation of your client? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपकी क्या अपेक्षा है कि एटलीस्ट क्लाइंट है उनको ये चीज पता होनी चाहिए या ये चीज चाहिए? सर इसके बारे में भी प्लीज सर डिटेल में बताइए। मेरा जब भी मेरे पास नया कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको मैं बिठा के पहले 20-25 मिनट बातें ही कर, क्वेश्चन ही पूछता हूँ, बातें ही करता रहता हूँ। आप ये पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? आपको मालूम है कि कितना कितना जगह पे इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है? आपको आप ये पैसा कहाँ कहाँ लगा सकते हो?
वो आपको मालूम है, बोल रहा है हाँ इधर 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 लगा सकते हैं, इधर इधर मालूम है, इधर नहीं मालूम, ठीक है। उसके बाद समझाता हूँ ये पैसा आपको कब चाहिए। मैंने बोला ना कि नॉर्मली मेरा 3-4 क्वेश्चन बेसिक होता है। आप ये पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, कब आपको पैसा कितने, अरे या पैसा आपको अर्लीस्ट कब चाहिए। 3 क्वेश्चन पे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो जाता है। यहाँ आपको ये इधर लगाओगे तो आपको अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा इन्वेस्टमेंट जर्नी का। और नॉर्मली मिनिमम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 7 साल के लिए रहो। 7 साल के बाद आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और कंपाउंडिंग बेनिफिट जिसको मैं बोलता हूँ, कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मेजर 90% लोगों को मालूम ही नहीं है। कंपाउंडिंग जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग। अब में हम एक क्विज करते हैं योगी जी। जैसे आपके पास में 1 रुपया और 100 करोड़, दो ऑप्शन है, क्या चूज करोगे वो दो में से आप? 1 रुपया सर अभी है या क्या है सर, वो थोड़ा सा अभी डिटेल में। आज मेरे पास 1 रुपया है और मेरे पास अभी 100 करोड़, तो दोनों में क्या चूज करोगे? डेफिनेटली मोस्ट विल पीपल गेट इनटू 100 करोड़ ओनली, कि ओके, अभी उनको। उसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। 1 करोड़, जो 1 रुपया है वो हर महीने डबल होगा, और 100 करोड़ है वो हर साल डबल होगा, हर साल डबल होगा। यहाँ पे सर थोड़ा सा ये हो जाएगा चूज क्योंकि वो करोगे आप? 12, यस, हर महीने होगा तो फिर वही 12 जो है 12 टाइम्स नहीं, वो बढ़ रहा है। आप हर महीने डबल होगा। 1 रुपया हर महीने, तो 1 रुपया दूसरे महीने 2 रुपया हो गया, तीसरे महीने 4 रुपया हो गया, दूसरे महीने 8 रुपया हो गया, 16 रुपया, 4 2 8 8 16 ऐसे, और 100 का 200 करोड़ हो जाएगा। तो वो क्या चूज करोगे कभी मेरे को बताओ? सर अब एक इसमें साल में से डबल, एक साल में, ये साल में डबल हुआ, ये महीने में डबल हुआ, तो 100 का 200 करोड़ हो गया। राइट राइट सर, इसमें भी डिपेंड करेगा कि कितना फिर वही लॉन्ग टर्म का आ गया। नहीं, यदि इसको नहीं, 1 साल की बात कैसे हुई। बताना है आपको, थोड़ा आपका ये दिमाग पहले थोड़ा इस्तेमाल करना है कि आप क्या चूज करोगे। मैंने बताया अभी भी 1 रुपया ही चूज करोगे या 100 करोड़ चूज कर लोगे आप? नहीं सर, ड्यूरेशन कितना है सर, इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब मैं 1 साल की बात कर नहीं, रहा मैं हूँ। 3 साल के लिए कर रहा हूँ, 3 साल सिर्फ। ओके, तीन तीन साल साल के लिए कर रहा हूँ। 100 का 200 होगा, 200 का 400 होगा, 200 का 800 होगा, और मैं 1 रुपया हर महीने डबल कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं है उसके अंदर क्या। तो दिस विल बी देयर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो फिर अब इसमें फिर 1 रुपए में जाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो हर बार डबल होते जा रहा है। क्योंकि आपको आपको थोड़ा फाइनेंस का नॉलेज है, इसलिए आपका अच्छा आंसर दिया। आप 3 साल के बाद आप देखोगे ना, मैं पहले साल का बता रहा हूँ। पहले साल होगा ना, पहले साल के बाद आपका पैसा कुछ 1,67,000 होगा 1 रुपये का, और 100 करोड़ का 200 करोड़ हो जाएगा। दूसरे साल खत्म होते होते तक आपका पैसा करीब 5 करोड़ या ऐसा कुछ होगा, और वहां पे 400 करोड़ हो जाएगा। और मैजिक तीसरे साल शुरू होता है। राइट, तीसरे साल क्या होता है सर, आपका 400 का 800 करोड़ हो गया, इधर कितना हो गया मालूम है? 6,000 करोड़, 6,000 करोड़, बिकॉज इट इज मंथली कंपाउंडिंग होता है। तो ये मैं जैसे ऐसे बताता हूँ, चाइनीज बाम्बू ट्री जैसा है इन्वेस्टमेंट जर्नी आपका। राइट, चाइनीज राइट। बाम्बू आप अगर चाइनीज बाम्बू आप लगाओगे अपने खेत में, तो पहले 3 3 साढ़े 3 4 साल तक कुछ नहीं दिखेगा आपको, जैसे छोटा छोटा पेज पर पन्ना दिखेगा आपको। बाकी कुछ आप बोलोगे मैं पानी डाल रहा हूँ, खातर डाल रहा हूँ, फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन वो अंदर अपना रूट्स बना रहा है, और उसके नेक्स्ट विद इन 6 to 6 months इट ग्रोस टू 60 फीट 40 फीट, मुझे लगता है 6 महीने में। तो उसने क्या किया, 4 साल तक कुछ नहीं किया, 4 साल तक वो अपना रूट्स बना रहा था, रूट स्ट्रॉन्ग कर रहा था। वैसा ही इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट पहले 4 5 साल तक अपना रूट बनाता है और फर्म रूट करता है, उसके बाद वो ग्रोथ होना शुरू होता है। तब वो ग्रोथ कभी आपको निराश नहीं करेगी। तो आपको पहले 5 साल तक टिके रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, टिके रहो, उसके बाद कुछ नहीं हो। वो चाइनीज बाम्बू से, वैसे मैंने कंपाउंडिंग का एग्जांपल आपको बताया। इट्स ओके सर, वी आर गेटिंग इनटू द लास्ट फेज ऑफ द पॉडकास्ट। सो सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। प्लीज शेयर द मेमोरेबल एक्सपीरियंस, मेमोरेबल मोमेंट्स। यू हैव टेकन वेरियस सेमिनार्स अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंटेक्स्ट में। तो सर, इसके बारे में क्या क्या मेमोरेबल एक्सपीरियंस थे, अच्छे, स्ट्रेंज, सर इसके बारे में सर प्लीज बताइए। स्ट्रेंज तो मैंने बताया ना, मेरे को जो ये लेडी का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि वो बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटेड, शी वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, और लोग भी सोच रहे हैं क्या हो गया इनको, कि बड़ा ये हो गया, मेरा तो बढ़ नहीं रहा है। फिर जो शांति से मैंने उनको समझाया, और फिर वो खुद समझ गए, वो बहुत बढ़िया है, वो खुद समझ गए कि नहीं ये तो गलत, उन्होंने तो यहाँ पे लगाया था, मैंने तो इनको डांट दिया कि ऐसा करके ऐसा ऐसा गलत। उनको ही समझ में आएगा। तो इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट निकाल सकता है, कोई बात नहीं है अपने एडवाइजर के ऊपर, लेकिन उनको भी समझना चाहिए बाद में, कि पता चलता है कि ये हाँ ये अच्छा है, ये मेरे भले के लिए ही काम कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। ये और हमारा हमारा भी ग्रोथ कब होगा, जब इन्वेस्टर का ग्रोथ होगा तो हमारा भी ग्रोथ होगा, सीधी बात है। हमारा ग्रोथ इन्वेस्टर के साथ जुड़ा होगा, इन्वेस्टर ग्रोथ के साथ। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि इन्वेस्टर का पैसा कम हो, इन्वेस्टर का पैसा बढ़े, तभी हमारा भी इनकम बढ़ेगा। सीधी बात, हमारा इनकम सीधी यहीं से जुड़ा हुआ है। सर, और कोई वाक्य। और कोई एकदम मेमोरेबल तो नहीं है, तो नॉर्मल है, क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं नॉर्मली लोगों के, कि इसमें क्यों लगाऊं मैं,
उसमें तो बहुत वॉलेटिलिटी, जैसे स्टॉक मार्केट का ये मिसकंसेप्शन जो है ना, तो स्टॉक मार्केट तो जुआ जैसा है, बोला इसमें तो लगाओ पैसा डूब जाता है। मैं उनको ये क्वेश्चन बताऊं, मेरे को ऐसा एक आदमी लाके दो इंडिया में से जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो और 5 साल तक रहा हो वो, और उसके बाद वो बोले कि मेरा 1 लाख रुपया मैंने लगाया, मेरा 90,000 रुपये हुआ। तो मेरे को एक आदमी ऐसा मेरे को लाके दो। अभी तक तो कोई नहीं आया कि मेरे मैंने 5 साल रखा है, 5 साल तक वो इन्वेस्टेड रहना चाहिए और उसके बाद बोलेगा मेरे को 1 लाख का 90,000। ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ही म्यूचुअल फंड की ब्यूटी क्या है वो लोगों को मालूम नहीं है। म्यूचुअल फंड में 3 लेयर सिक्योरिटी बेसिकली, जो एक ट्रस्ट के तरह काम करता है। म्यूचुअल फंड वर्क्स एज ए ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड इज बेसिकली ए ट्रस्ट। ट्रस्ट में ट्रस्टीज होते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज। उसके बाद एक कंपनी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो एसेट्स को मैनेज करती है। उसके अंदर में एक फंड मैनेजर होता है, वेरियस फंड मैनेजर, एक नहीं होता है, काफी होते हैं। और उसके अंदर में कस्टोडियंस होते हैं, जो आपका यूनिट्स है वो कस्टोडियन के पास रहता है। तो वो 3 लेयर्स टोटल सिक्योरिटी देती है और सेबी का फुल्ली कंट्रोल है 100%। वेल, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया बहुत अच्छा वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में तो अभी 95 से शुरू हुए म्यूचुअल फंड, प्राइवेट म्यूचुअल फंड। फॉरेन कंट्री में देखो, ऑस्ट्रेलिया में करीब 80 साल से है, कनाडा में मोर देन 80 ईयर्स, यूएसए में भी करीब 100 ईयर्स से म्यूचुअल फंड। बहुत साल बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। वहां पे तो लोगों का अगर 100 रुपया डिपोजिट्स में है तो 125 रुपया म्यूचुअल फंड में, वैसा है वहां हालत। इंडिया में बहुत अभी अवेयरनेस अभी भी कम है, क्योंकि डरते हैं लोग, म्यूचुअल फंड क्या है मालूम ही नहीं है। फिर मैं उनको समझाता हूँ, आप जो ये पैसा 1 लाख रुपया लगा रहे हो, आपका ये 1 लाख रुपया तो एक स्कीम या एक शेयर में नहीं जाएगा, आपका ये अलग अलग स्टॉक्स में जाएगा। म्यूचुअल फंड की एक स्कीम कम से कम 40-50 कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इसमें 1%, किसी में 2%, किसी में 4%, वैसे वैसे। तो आपका रिस्क भी मिटिगेट हो जाता है और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। इसीलिए ये म्यूचुअल फंड बनाया है। म्यूचुअल फंड बनाया ही है कॉमन लोगों के लिए, कि जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास उनका इतना नॉलेज नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड बनाया गया है। आप शांति से सो जाओ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और आपको 5-10 साल के बाद एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एबव इन्फ्लेशन पैसा चाहिए तो आपको इक्विटी मार्केट में ही आना पड़ेगा। इन्फ्लेशन आजकल है वो बहुत 7% से आजू बाजू चल रहा है इंडिया में, नॉर्मल इन्फ्लेशन 7%। तो 7% से ऊपर पैसा कमाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में आइए, अगर इक्विटी मार्केट में आना पड़ेगा। और दूसरा जो इन्फ्लेशन है वो टिकिंग टाइम बॉम्ब में बोलता हूँ, वो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन इज अ टिकिंग बॉम्ब इन इंडिया। जैसे मोबाइल ले लो, घड़ी ले लो, जूते ले लो, पेन ले लो, गाड़ी ले लो, स्कूटर ले लो। आप किसी को भी अपने नेबर से या अपने कलीग से बढ़िया चाहिए। अगर बाजू वाला 10 लाख की कार लाया ना, मैं 12 लाख की चाहिए, मेरे को 10 लाख की नहीं चाहिए। वो इसमें जो इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में उसका प्राइसेस देखो, अब हर साल इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है। उसके लिए अभी बहुत सारा पैसा कैपिटल चाहिए, तब आप ले पाओगे, वरना आप लोन के दलदल में फंस जाओगे। लोन अवेलेबल है आजकल तो इजी, आपको 10 फोन आते हैं रोज लोन के लिए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत टिकिंग टाइम बम है। और उसमें आप देखो पैसा, जूते आजकल, शूज 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 तक के शूज मिलते हैं। आईफोन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का आईफोन मिलते हैं। मैं बोलता हूँ नॉर्मली आपको पर्पस क्या है मोबाइल को लेने का? 4 पर्पस होता है नॉर्मली मोबाइल लेने का। कॉल जाना चाहिए, कॉल आना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। ये 4 पर्पस बेसिक पर्पस है मेरे मोबाइल के। तो वो 10,000 के, 12,000 के मोबाइल से भी हो सकता है वो चीज, और वही चीज 2 लाख के मोबाइल से भी वही चीज होगी। बाकी का तो स्टेटस सिंबल है, सभी को ऐसा है। तो वो एक बहुत टिकिंग टाइम है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। उसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा, 1,000-2,000% से वो बढ़ रहा है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बहुत। और क्या क्या सर इसमें और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं व्हाइल यू आर ना कंडक्टिंग द अवेयरनेस, जब आप अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, सो क्या क्या व्हाट यू फेस नॉर्मली चैलेंजेस? अवेयरनेस मतलब लोगों में यही नहीं मालूम है, लोग यही समझते हैं आजकल कि ये तो बहुत रिस्की है। और ये अभी मेजर सिटीज में तो थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आई है। टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में तो अभी भी नहीं है अवेयरनेस, उधर भी। अब गांव में चले जाओ, छोटे शहर में चले जाओ, बहुत कम लोग मिलेंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी मार्केट में। वो लोग का पैसा बैंक में, एफडी में या उधर ही पड़ा है, या तो कोई पॉन्जी स्कीम वाला लेके जाता है, वो रात रात लेके फिर ऑफिस 2 महीने के बाद वो ऑफिस में ताला लग गया, ऐसा होता है, वो कहीं पे फंस जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर मेरा नॉर्मली पर्पज यही रहता है कि टियर 3, टियर 2, 3, 4 सिटीज में जाओ, तो वहां पे लोगों को अवेयर करो, ये देखो ये चीज है अवेलेबल, करना नहीं करना आपके ऊपर है। मेरा काम आपको समझाना है, आपको अवेयर करना है कि ये चीज है अवेलेबल। फिर आप सोचो, आप भी रिसर्च करो अपने आप। मेरा ऐसा नहीं कि मैं जो बोलता हूँ वो सही है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं जो बोलता हूँ उसी में आप लगाओ, ऐसा नहीं है। आप अपना रिसर्च करो थोड़ा,
बात करो 2-3 लोगों से, आपके अच्छे लोगों से जिसको थोड़ा बहुत मालूम है। मैंने बोला वो देखो, आपको जो अच्छा लगे फिर वो करो। मेरा काम अवेयर करना है, एजुकेट करना है इसके बारे में, ताकि आपका पैसा फ्रॉड में न चला जाए। दैट इज द ओनली। सर टेकिंग लास्ट सेकंड क्वेश्चन एंड यस, ये भी मैं पूछना चाह रहा था, हाउ डू यू मेजर सक्सेस इन योर फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव? आप सर कैसे जो है सफलता मापते हैं सर, इसके बारे में सर प्लीज बताइए। नॉर्मली तभी ऐसे मैंने बोला ना कि मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कभी कुछ 2-3 इन्वेस्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने का लड़के या लड़के की शादी हुई या उनको उन्होंने कुछ कर लिया, तो मेरे को बताया कि मैंने ये पैसे से बोला मेरे को ये पैसा बहुत काम आ गया, आपने जब इन्वेस्ट किया था 10-15 साल पहले, आज मेरे को बहुत अच्छा पैसा बना और नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी कि उसको। तो मेरे लिए वो सक्सेस है बेसिकली कि अच्छा उन्होंने। और वो अभी मेरे इन्वेस्टर्स के साथ, जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मेरे अच्छे रिलेशन हो गए, फैमिली रिलेशन कि कोई भी अच्छे शादी ब्याह के प्रसंग हो उसमें वो बुलाते हैं, मेरे यहाँ है मैं बुलाता हूँ, वैसे जाना जाना रहता है, बस फैमिली रिलेशन जैसा हो जाता है साथ में। धीरे धीरे बॉन्डिंग ऐसा हो जाता है कि एक फैमिली पर्सन हो जाता है, वो आपके साथ सब बातें शेयर करते हैं, ये है ऐसा, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नहीं और भी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो तो भी वो शेयर करते हैं। ऐसा है आज हो जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये आदमी अच्छा है, ये मेरे भले के लिए बोल रहा है, मेरे फायदे के लिए बोल रहा है। हाँ, उसमें मेरा फायदा भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा भी फायदा है कि मेरे को भी अर्निंग होती है, सीधी बात है। लेकिन उनका भी फायदा है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पहले फायदा उनका देखता हूँ, उनका फायदा ज्यादा होगा तो मेरा फायदा ज्यादा होगा, एक सीधी बात। Sir, moving to the next question, what role does technology play in your financial advisory service? क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें अभी सोशल मीडिया और इस पे आ गई हैं, एंड हाउ डू यू इन्विजन द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इन इंडिया? अभी ये जो देखो, अभी आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना जब से आया है, सोशल मीडिया का तब से देखो आप सोशल मीडिया, यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, आपको सब जगह पे फाइनेंस इन्फ्लुएंस मिल जाएगा, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस जैसे इस ये स्टॉक में लगाओ, ये फ्यूचर ऑप्शन है इसमें लगा दो, आप ये निफ्टी में इसमें लगा दो, कुछ भी मतलब बोलेंगे आपको, कुछ भी बोल देंगे, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इसका सुनूं, इसका सुनूं, इसका सुनूं, इसका मैं सुनूं। बहुत सारे यूट्यूब में भी हजारों अवेलेबल है वीडियोस, इसमें लगाओ आप पैसा, इसमें मत लगाओ। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो ऐसा भी वीडियो मैंने सुना है, म्यूचुअल फंड में करो ही मत, म्यूचुअल फंड बेकार है, बोले शायद भी एकदम कुछ मिलता नहीं है आपको, कुछ फायदा नहीं है, इसकी जगह इसमें लगाओ। बहुत सारे हैं, जिसको जो जरूरत है तो उसके लिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि लोगों को रियल गाइडेंस की जरूरत क्या है, लोगों को रियल गाइडेंस की जरूरत की रियल चीज क्या है, इसमें तो मैं कंफ्यूज हो गया। अब पहले क्या था, पहले के जमाने में इंफॉर्मेशन था ही नहीं। पहले न्यूज़पेपर में हम पढ़ते थे, बाकी सोशल मीडिया का जमाना ही नहीं था, टीवी में जो कुछ आता था थोड़ा बहुत वो देख लेते। अब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन का ओवरडोज हो। ओवरडोज सबसे खतरनाक चीज है। इंफॉर्मेशन नहीं था वो अच्छा था कि ठीक है इंफॉर्मेशन नहीं है तो आदमी को, अभी इंफॉर्मेशन का ओवरडोज में लोग ज्यादा पैसा गंवा रहे हैं। इंफॉर्मेशन में इनको इंफॉर्मेशन ओवरडोज बोलते हैं। ओवरडोज की मत लो, सुनना है आपको, मेरे को सुनना है, दूसरे को सुनना है, उसको सुनो, 2-3 लोगों को सुनो, ज्यादा मत सुनो, 2-3 लोगों को सुनो, उसके बाद आप डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे आजकल तो अवेलेबल है, आपको मोबाइल खोलोगे तो आपको तुरंत आ जाएगा ये वीडियो आपको सर्कुलेट हो जाएगा, ये सुनो, इसमें लगाओ पैसा, इसमें ये आदमी ने इतना कमाया, इतना कमाया। मैं ऐसा नहीं, मैं नॉर्मली होलिस्टिक प्लानिंग करता हूँ कि भैया ये आपको क्या जरूरत है उसके हिसाब से लगाना है, का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, सिंपल सी बात। Great, sir. Great, sir. Sir, moving to the last question of the podcast, and yes, the most important one. What is your lifetime mission and how do you plan to achieve it? सर इसके बारे में सर प्लीज डिटेल में सर बताइए, और लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसा गाइडेंस ले सकते हैं सर, इसके बारे में भी प्लीज डिटेल में सर बताएं। नॉर्मली मेरा जो लाइफ टाइम का मिशन है वही मैं 10 लाख लोगों तक कम से कम फाइनेंशियल अवेयरनेस का स्प्रेड कर सकूं बिफोर आई डाई। मतलब मेरा एक मिशन है कि 10 लाख लोगों तक मैं पहुंच सकूं, मेरा फाइनेंशियल अवेयरनेस। उसके लिए ऑनलाइन भी सेमिनार करता हूं, ऑनलाइन से भी पहुंचता हूं। ऑनलाइन में मेरे पास 5 लोग आए या 50 लोग आए, करता हूं मैं कि समझाता हूं मेरा काम। और मैंने बोला ना, मैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ज्यादा जाना चाहता हूँ, वहां पे बहुत कमी है, बहुत कमी, मालूम ही नहीं है। जो ये एक आदमी बोलता है उसमें आ जाते हैं और लोग वहां पे फंस जाता है। वहां पे मैं जाना चाहता हूँ, वहां पे लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। 10 लाख लोगों तक मेरा मिशन है कि पहुंचना चाहता हूँ। मेरे से कांटेक्ट करने में कभी भी कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी पर्सन कुछ भी अगर चाहिए, आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है या आपको इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ भी है,
क्वेरी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर इधर अवेलेबल है, वहाँ पे मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मोबाइल पे भी। अब मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ, मैं रात को 9 बजे तक नॉर्मली फोन करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मेरे पास सर मेरे क्लाइंट बेस में जैसे एनआरआई भी है, सब है, ओवरसीज भी है, ओवरसीज के क्लाइंट्स भी है और इंडियन क्लाइंट्स भी है, दोनों है। एक बार मैं फिर से योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे नरेश सर से, हु इज द फाउंडर ऑफ माई ड्रीम मनी, एंड ही इज हेल्पिंग पीपल थ्रू हिज सेमिनार एंड अवेयरिंग। मैं जब बात करूं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं इनके बहुत सारे, जो कि इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज के लिए हैं अबाउट द फाइनेंशियल एजुकेशन। सो यू कैन कनेक्ट विद सर, यू कैन व्हाट्सएप थ्रू, वेबसाइट थ्रू सर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सर से गाइडेंस ले सकते हैं। यस, सर विल बी डिलाइटेड टू हेल्प यू, एजुकेट यू एंड गाइड यू। एंड यस, जैसा सर ने शुरुआत में ही बताया, यस इसमें रिस्क है, बट यस आप जब प्रॉपर गाइडेंस लें, आप जब प्रॉपर इवेल्युएट करें खुद के इस पे भी, सो यस दैट रिस्क कैन बी मिनिमाइज। एंड यस, नॉलेज और अवेयरनेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ टू अवॉइड स्कैम। सो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई फील रियली गुड कि यस आप एक अच्छा अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स और ये रहते हैं, दे आर मोर इनटू सेलिंग देयर प्रोडक्ट और द पॉलिसीज, बट यस आप उससे और जो ऑगमेंटेशन है जो रिक्वायर्ड है आज के टाइम पे, एंड यस जैसा गवर्नमेंट भी कर रही है कि अवेयरनेस सबसे पहले हो, एक्चुअल अवेयरनेस हो, सही चीजें पता चले और क्या रिस्क है ये भी पता चले, क्या स्कैम हो रहे हैं या किससे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी आपने बताया। सो इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट, और रियली आई एम थैंकफुल फ्रॉम द योगीराम टीम एंड जितने भी व्यूअर्स हैं। थैंक यू योगेश जी फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स माय ऑनर टू हैव डिस्कशन विथ यू। थैंक यू।